चलो एक क्वेश्चन है बच्चों मेरे पास कि एक डिस्क है, ये एक डिस्क है जो कि रखा हुआ है एक एक्स वाई प्लेन में। एक एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ ये डिस्क, और इसमें से एक छोटा सा मैंने स्मॉल डिस्क काट के निकाल दिया। ठीक है, स्मॉल डिस्क क्या, इसमें से एक छोटा सा डिस्क काट के निकाल दिया। अब इसका मास जो है वो m है, अब बाद में काटने के बाद इसका मास m और रेडियस r है। ठीक है, तो आपसे मेरा क्वेश्चन है फर्स्ट, इसका इनिशियल मास बताओ क्या होगा। सेकंड, मतलब इनिशियली मास कितना रहा होगा इसका वो निकालो। सेकंड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस क्या होगा। थर्ड, थोड़ा सा टेस्टी बनाते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अच्छा टेस्ट चलो पहले आसान लो, x क्या होगा। और फोर्थ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y क्या होगा। ठीक है, और ये तीनों में सेंटर से पासिंग के लिए पूछ रहा हूँ, है ना, सेंटर से वो पास होता हो। अच्छा, वो कार्तिक और वो नहीं आया, मैं वही देख रहा हूँ यार, क्लास खाली खाली सी लग रही है। नहीं, वो ऑनलाइन तो आता है ना। फर्स्ट पार्ट हुआ इसका इनिशियल मास, हाँ बालक, डिस्क में से डिस्क, हाँ क्या हो रहा है। हाँ बेटा, उसको कोई कुछ नहीं बोलेगा, वो एक बाल मांग लेगी फिर अभी। चलो आओ मैं टॉपिक पे।
मैं करवाऊँ फर्स्ट पार्ट तो मेरे हिसाब से आप सबसे हो जाना चाहिए था, बहुत आसान था। देखो इधर, अगर मैं सिग्मा निकालूँ डेंसिटी इस छोटे बचे हुए पार्ट का, तो मास उसका दे रखा है m, और एरिया कितने पे स्प्रेडेड है, पाई आर स्क्वायर पे नहीं है बच्चों। पाई आर स्क्वायर में से ये वाला पार्ट काटने के बाद था ना मास m, तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई, और इसका रेडियस कितना हो जाएगा r/2, तो r/2 का स्क्वायर, और ये मेरे पास आ गया बच्चों सिग्मा कितना 3/, तो 4m/3 पाई आर स्क्वायर। बोलो यस और नो, सिग्मा मिल गया मुझे। सिग्मा मिल गया। अब मुझे क्या करना था, इस पूरे एरिया का मास निकालना था, तो मैं इसको नाम देता हूँ m1, बड़े डिस्क का कैपिटल D लिख दूँ, चलो m कैपिटल D, वो कितना आ जाएगा 4m/3 पाई आर स्क्वायर, दैट इज सिग्मा इनटू उस पूरे डिस्क के एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा, उसका मास मिल जाएगा। पूरे बड़े वाले डिस्क का एरिया कितना था, पाई आर स्क्वायर हुआ करता था, ये गुजर गए, क्या बचा 4m/3, और बच्चों दूसरा स्मॉल d के लिए निकालो, उसके एरिया से मल्टीप्लाई करके, तो 4m/3 पाई आर स्क्वायर इंटू उसका छोटे वाले डिस्क का एरिया कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 4 आएगा, क्योंकि रेडियस r/2 है। तो देखो फिर से पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर गुजर गया, 4 से 4 गुजर गया, क्या बचा m/3। तो मैं दो चीज़ें जो मैंने निकाली है यहाँ पर लिख देता हूँ। मास ऑफ कैपिटल D, बड़ा डिस्क अगर होता पूरा तो मास आता मेरे पास 4m/3, और छोटे डिस्क का मास आया है मेरे पास m/3। बोलो बात समझ आई, हाँ कि ना? डन। इसको नोट करना है कर लो, वरना आगे चलते हैं। डन। चलो अब देखो बच्चों, यहाँ पर एक कुछ नया कंसेप्ट मैं सिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। इस कंसेप्ट पर ध्यान देते हैं कि अगर यहाँ पर नेगेटिव मास का कंसेप्ट देखें अपन कैसे अप्लाई करेंगे। सेंटर ऑफ मास में अपन ने सीखा था उस चीज़ को, ठीक है? अब अपन यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे उसको। देखो सबसे पहले ना इसको दो अलग अलग डिस्क में बांट लो, कि मान लेते हैं एक ये बड़ा डिस्क है और एक ये छोटा डिस्क है। दो डिस्क में तोड़ लिया। इसमें मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट चाहिए, z एक्सिस के अबाउट चाहिए, मतलब ऐसे एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। और इस वाले में अगर आप ध्यान से देखो तो ये है इसका x एक्सिस y एक्सिस, यानी मुझे इसके अबाउट चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यही चाहिए, ठीक है? अब देखो ज़रा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, मास इनटू आर स्क्वायर और 1/2, हाफ एम आर स्क्वायर होता था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका मैं आई डी नाम दे देता हूँ, बड़े वाले डिस्क। और बच्चों ये कितना आ गया 1/2, एम डी की वैल्यू बताओ 4m/3 इंटू आर स्क्वायर, ये आ गया मेरा आई डी की वैल्यू। दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2/3mr स्क्वायर। ऐसे छोटे वाले डिस्क के लिए निकालते हैं। देखो पहले तो इसके अबाउट आपको पता है, अगर मैं इसके सेंटर के अबाउट देखूँ कितना होता है, हाफ एम डी r/2 का स्क्वायर होता है। लेकिन मुझे उसको शिफ्ट भी तो करना पड़ेगा इधर की तरफ। कौन से थ्योरम से शिफ्ट कर सकते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। कितना शिफ्ट किया हमने, कितना शिफ्ट किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस r/2 ही तो है।
तो r/2 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लो, m d r/2 का स्क्वायर बाहर कॉमन आ गया, तो 3/2 इंटू 4 एम डी आर स्क्वायर, और एम डी की वैल्यू भी रख देते हैं, कितना है m/3, तो ये बचा 1/8 एम आर स्क्वायर। बोलो समझ आया कि नहीं आया? ये तो मैंने इसके लिए निकाला है दो अलग अलग डिस्क मानकर, लेकिन मुझे क्या चाहिए था, ओवरऑल चाहिए था कि अगर यहाँ से ये वाला मास गायब होता। मैं मान लेता हूँ बच्चों ये वाला क्या एक नेगेटिव मास है, एक ऐसा मास है जिसको मैंने यहाँ पर रखा, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, अज्यूम किया अपन ने, इसको जैसे यहाँ पर रखेंगे ये इधर के जितने मास पे ये गया उतना मास खा जाएगा ये। जैसे मैंने मान लो आपको कहा कि आपके पास 100 रुपये हैं और मैंने आपको -10 रुपये और दे दिए, कितने हो गए 90। प्रैक्टिकली दे सकता हूँ क्या -10 रुपये? नहीं दे सकता, बट आइडियली तो मान सकते हो आप ऐसा। वैसे मैंने इसको भी बोला नेगेटिव मास, कि इसको जैसे यहाँ पर रखा ये इसका मास और खा जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना। एक बात बताओ, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में आपने यही तो किया था कि पूरे मास में से इसका मास हटा दो, यही किया था। तो ऐसे ही सेम ये मोमेंट ऑफ मास है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके इनर्शिया में से इसका इनर्शिया माइनस कर दो, बस क्या होना चाहिए, दोनों का एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम होना चाहिए, कर दो माइनस, देखो क्या आंसर आ जाएगा। आई जेड इज इक्वल टू 2/3 एम आर स्क्वायर माइनस 1/8 एम आर स्क्वायर, दोनों में से एम आर स्क्वायर कॉमन लिया और मेरे पास आंसर आ गया 24। चलो निकाल लो आप लोग सॉल्व करके, 24 16 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, और ये आ गया मेरे पास 13/24 एम आर स्क्वायर। ठीक है, चलो अब फटाफट आई एक्स और आई वाई निकाल के बताओ, या घर के लिए दे दो होमवर्क, कर लो कर लो। देखते हैं एक बार, आई वाई के लिए ट्राई करो।
बेटा 5 mr²/48 आ रहा है। मैंने सॉल्व नहीं करवाया, अभी तुम लोगों को सॉल्व करने के लिए कहा है। देख के छापने लग गए कुछ बच्चे। एक्स एक्सिस के अबाउट देखते हैं। चलो मैं करूं। इधर देखो अब सब लोग। देखो मैंने एक्स एक्सिस के अबाउट पूछा है, अगर ये एक्स एक्सिस के अबाउट घूम रहा होता तो ये बड़े वाले डिस्क का एक्स एक्सिस के अबाउट अपन ने एम निकाला था, कितना आया था? 1/4 mr² आया था। तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ, आई डी इज इक्वल टू 1/4 मास ऑफ बड़े डिस्क का मास कितना था? 4/3m आया था इंटू r²। इसको मैंने सॉल्व कर लिया और सॉल्व करके आ गया मेरे पास 1/3 mr²। कोई दिक्कत? आई डी की वैल्यू अगर फॉर्मूला है 1/4 mr²। डिस्क का एक्स एक्सिस के अबाउट निकाला तो था अपन ने, याद करने के लिए मैंने इसलिए बोला था। ठीक है, ऐसे ही स्मॉल डिस्क का निकालो, एक्स एक्सिस के अबाउट ही फ्लिप कर रहा है तो इसमें तो कुछ शिफ्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके सेंटर से तो पास हो रहा है। तो बस इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू इसका मास कितना m/3 और रेडियस r/2 का स्क्वायर। और ये आ गया बच्चों मेरे पास 1/3 mr² इंटू 1/16 रख दूँ अलग से। ठीक है, इन दोनों को माइनस ही तो करना था, बस माइनस कर दो। आई इज इक्वल टू क्या होगा, आई डी माइनस आई डी, दैट इज़ 1/3 mr², दोनों में कॉमन, अंदर बच गया 1 माइनस 1/16 और ये कितना आ गया बच्चों 15 mr²/48। अरे मैंने गलत निकाल दिया था वहाँ पर, 12 गलत लिख दिया, ये 4 बाहर चला गया था ना। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये 3 से कैंसिल आउट हो रहे हैं, 5 16 5/16 mr²। ठीक है, डन। नहीं आया समझ में ये कैसे किया 15 बाय वो, एलसीएम लेना पड़ेगा पहले 16। वाई एक्सेस के अबाउट घर से करोगे, अभी करोगे? वो भी अभी कर ही लो, तो थोड़ा टेस्टी है।
डन। कितने खुश हो गए सर कर रहे हैं सवाल। हाँ बेटा, नहीं अभी सॉल्व नहीं किया मैंने पूरा। आंसर ये, समझो क्यों। देखो इस बार भी अब मैंने y एक्सिस के अबाउट बोला आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा तो फॉर्मूला वही 1/4 mr²। देखो इसका तो सेम आंसर आ जाएगा। इस वाले में y एक्सिस के अबाउट निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा, उसमें फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाकर शिफ्ट और करना पड़ेगा, यानी mr/2 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। तो देखो मैंने शिफ्ट किया उसको, फिर वो वैल्यू आई मेरे पास 5/48 mr², बस माइनस कर दिया आंसर। ठीक है, क्या हुआ गुड़िया, कुछ कह रहे हो? क्लियर? चलो मोए मोए यहाँ पर समाप्त होता है। क्वेश्चंस मेरे पास भरमार है, और चाहो तो और कर सकते हैं अपन, ठीक है, पर यहाँ पर ख़त्म करते हैं। मेरे से पूछो क्या हो गया। कर सकते हो। तो देखो आई जेड इज इक्वल टू यहाँ पर होता आई एक्स प्लस आई वाई मुझे नहीं पता यहाँ पर, ठीक है, तो इसको उधर भेज देते हैं। तो आई जेड मेरे पास कितना आया था? कितना निकला? मैं इसको लिख देता हूँ 26/48 mr² माइनस आई वाई कितना आया था, सॉरी आई एक्स 5/16, मैं इसको 15/48 लिख दूँ, चलेगा? mr², देखो mr²/48 तो कॉमन बाहर, 26 में से 15 गए, कितना बचेगा? अब प्लस माइनस ना करना आता उसका तो कोई क्या कर सकता है, ठीक है, तो हमें जोड़ना घटाना ही नहीं आ रहा है। हाँ, पर इल्ज़ाम लगा दिया कि नहीं सर उससे नहीं आ रहा, आंसर है। चलो, तो एक तीसरा ऑप्शन था आपके पास कि बेटा आई जेड पता था, आई एक्स पता था, वाई निकालने की ज़रूरत क्या थी, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा के डायरेक्ट निकाल सकते थे, इतने से में आंसर आ जाता, ठीक है, तो उतनी मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं थी। लेकिन यहाँ पर ज़रूरी क्या था, 2D ऑब्जेक्ट था इसलिए ऐसा कर सकते थे, 3D ऑब्जेक्ट होता तो नहीं कर सकते थे, ठीक है। चलो डन हो गया। अब एक वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, शांति से सुन लो प्लीज़, अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना, बहुत टफ टॉपिक है इसलिए। लिखो टॉपिक का नाम, रेडियस ऑफ जायरेशन।
हाँ, रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या हो गया? इसमें तोते उड़ गए आगे तो क्या ही समझ आएगा है। इसको कई लोग गायरेशन भी बोलते हैं, GYRATION, GY गायरेशन भी बोलते हैं, जायरेशन भी बोलते हैं। हाँ क्या हो गया मेरे को? हाँ इसके बिना तो भूल जाओ, क्योंकि एग्जाम में MOI नहीं पूछता, वो रेडियस ऑफ जायरेशन पूछता है। गायरेशन बोलो या जायरेशन बोलो, GY इसके आगे मत पूछना आप। देखो किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए आपसे ना डायरेक्ट पूछेगा क्वेश्चन क्या, अरे सुनो इधर, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए पूछेगा डायरेक्ट रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होगी, ठीक है। जैसे मान लो मैं इसी क्वेश्चन के लिए पूछ लेता हूँ, उसने मतलब आपसे पहले पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करवा लिया, इसको फिलहाल मैं नाम दे देता हूँ IY, यही था IY। आपसे पूछेगा कि इसी फिगर के लिए Y एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ जायरेशन बताओ, तो आपको क्या करना है, हमेशा जो भी चीज़ दी हुई हो, जैसे I इज इक्वल टू आपको लिख देना है MK² और K की वैल्यू निकाल देना, दैट इज़ योर आंसर, ठीक है। देखो कैसे, इसके लिए अगर मैं सॉल्व करता हूँ, एग्जाम्पल लेते हैं अपन, है ना, कि IY मेरा निकल के आया 11/48 MR², इसको इक्वल टू रख देना किसके, MK² के, M से M गुजर जाएगा और K कितना आ जाएगा, √11/48 और R आ गया बाहर, इज इक्वल टू K, आंसर, ठीक है। अभी समझाते हैं। किस्मत से आप लोगों के सिलेबस में वैसे ना ये होता क्या है ये नहीं दे रखा, सिर्फ कैलकुलेट करना दे रखा है रेडियस ऑफ जायरेशन, बट जानना चाहते हो तो बिल्कुल मैं समझाऊंगा, ठीक है। पहले इसको नोट डाउन करो फिर बात करते हैं। मन में है जानने की क्या होता है? चलो, ये बड़ी अच्छी फिजिक्स है, ये जो रेडियस ऑफ जायरेशन है ना, ये कुछ अलग ही है। तो मेरा क्वेश्चन है अंजलि तुमसे कि तुम साइकिल चलाना जानते हो? स्विमिंग करना? ऑनलाइन कोर्स किया था सर, स्विमिंग का ऑनलाइन कोर्स। चलो, तो साइकिल चलाना अगर आप जानते हो तो ये बताओ साइकिल पे बैलेंस कैसे करते हो? साइकिल के दोनों तरफ इक्वल इक्वल मास कर लेते हैं अपन, बैलेंस हो जाता है ना, होता है ऐसा? ऐसा होता तो रुकी हुई साइकिल पे बैलेंस करके दिखाओ। नहीं होता? गायरोस्कोपिक प्रिंसिपल, तो वही तो है गायरेशन, उसी का रेडियस है। अच्छा, कभी प्लेन को मुड़ते हुए देखा है हवा में? प्लेन को मुड़ते हुए नहीं देखा? अच्छा, ये तो पता मुड़ता होगा हवा में, ये भी नहीं पता तुम लोगों को? शिप मुड़ती है ये मालूम है? कैसे मुड़ती है? ट्रक की तरह से स्टीयरिंग घुमा देते और हो जाता है काम, ऐसा हो जाता है। तो ट्रक की तरह उसमें भी कोई फ्रंट व्हील होता होगा जो घुमा देता होगा। अच्छा, कभी बाइक रेसिंग देखी है? और मतलब टीवी वगैरह बाइक रेसिंग जो हो रही होती है, जो प्रोफेशनल बाइक रेसर्स होते हैं, तो वो लोग कभी बाइक को कैसे टर्न करते हैं? ऐसे हैंडल घुमा देते हैं, और जैसे हैंडल घुमा दिया दांत वाँत सब टूट जाएंगे उनके, हैंडल घुमा ही नहीं सकते। वो लोग क्या करते पता है? चलती हुई गाड़ी में झुक जाते हैं, एक साइड पूरी तरीके से झुक जाता है, और इसकी वजह से क्या हो जाता है, बाइक ऑटोमेटिकली घूमने लग जाती है। अब ये क्या हुआ, कैसे हुआ? देखो, इसको मैं थोड़ा सा आसान भाषा में आपको समझा देता हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं लेके जा नहीं सकता क्योंकि आपका मतलब का नहीं है, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में जाके तो क्या ही करोगे। बट आप ये समझो कि मान लो कभी भी किसी बॉडी का मोशन किसी एक एक्सेस ऑफ रोटेशन के अबाउट हो रहा है, मान लेते हैं वाई के अबाउट हो रहा है, ठीक है, और सेम टाइम पर मैंने उसमें एक और रोटेशन जनरेट कर दिया एक्स एक्सेस के अबाउट, तो ऑटोमेटिकली वो तीसरे एक्सेस ऑफ रोटेशन के अबाउट घूमना चालू कर देगी, ठीक है। ऑटोमेटिकली तीसरे एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट घूमना स्टार्ट कर देगी, दैट इज नोन एज जेड एक्सिस। बोलो पहली बात समझ आई कि नहीं आई? दो के अबाउट अगर वो घूम रहा है तो तीसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब देखो इसको प्रैक्टिकली थोड़ा सा फील कराता हूँ आपको।
मान लो मैं इस डायरेक्शन में बाइक लेके जा रहा हूँ, वैसे मैं चलाता नहीं हूँ स्पीडली, लेकिन मान लेते हैं, ठीक। हाँ, मैं तेज़ नहीं चलाता कभी भी। इस डायरेक्शन में गाड़ी लेकर जा रहा हूँ, मेरे व्हील का एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ है? व्हील का, व्हील ऐसे ही घूम रहा होगा तभी तो मैं आगे जा रहा हूँ, तो मतलब ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा व्हील का, हाँ या ना? तो मतलब इस एक्सिस ऑफ रोटेशन में व्हील घूम रहा है, ठीक। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन में व्हील घूम रहा था, सडनली मैंने खुद को ऐसे झुका दिया, तो अब मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो गया? ये वाला। देखो मैं ऐसे झुक रहा हूँ, ये हो गया मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिख रहा है सबको? अरे बैल ऐसे घूम रहा हूँ तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है? मेरे परपेंडिकुलर। वो व्हील का एक्सिस ऑफ रोटेशन था। बोले ये बात समझ आई कि नहीं? मैं ऐसे झुका जब, ठीक, तो ऑटोमेटिकली मैंने क्या कहा? थर्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन जनरेट हो जाएगा, मतलब कि अब एक नया एक्सिस ऑफ रोटेशन आ जाएगा। वो कहाँ होगा? इन दोनों के परपेंडिकुलर, सॉरी, इन दोनों के परपेंडिकुलर। अब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन आ गया, मतलब गाड़ी कैसे घूम जाएगी? इसके अबाउट ऑटोमेटिकली गाड़ी घूम जाएगी। यही सेम कंसेप्ट शिप भी काम कर रहा होता है। शिप भी पता है क्या करता है? जब सीधे चल रहा होता है ना, उसको इधर मुड़ना है, खुद को ऐसे झुका देता थोड़ा सा वो, और ये 1 डिग्री या 2 डिग्री होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि शिप कई किलोमीटर का टर्न लेती है। ऐसा नहीं कि ऐसे घुमा लिया ऐसे साइकिल की तरह स्किट मार के, ऐसा नहीं होता है। शिप कई किलोमीटर्स का टर्न लेती है, तो 1 या 2 डिग्री झुकाते हैं। मान लो 10 डिग्री झुका दिया, शिप पलट जाएगी, ठीक है। तो 1 या 2 डिग्री, इससे ज़्यादा नहीं झुकाते। और सेम चीज़ प्लेन में भी होता है। प्लेन को भी टर्न लेना होता है हवा में, अपने विंग को झुका देते हैं एक साइड, ऑटोमेटिकली ऐसे घूम जाते हैं, विंग को झुकाते हैं वो। देखा है? अब याद आ गया? मूवी में देखा है। तो फाइटर प्लेन्स वगैरह को कभी देखना, वो ऐसे ही घूमता है। फाइटर प्लेन्स वगैरह का कभी वीडियोस देखना। हाँ, वो तो खैर मैन्यूवर करना तो नॉर्मल चीज़ है, बट हाँ, वो ऐसे खुद को झुका देंगे तो ऑटोमेटिकली घूम जाते हैं वो। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन का गेम है, ठीक है। और वो चीज़ आती है रेडियस ऑफ जायरेशन से, बट आपका कोई लेना देना है नहीं, सिर्फ रेडियस ऑफ जायरेशन निकालने तक का मतलब है आपका, ठीक है। कहानी से कोई मतलब नहीं है। क्लियर हुआ? डन? चलें आगे। चलो एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग आज। लिखो। हाँ, हो गया ख़त्म। क्या? अरे ये लिखना ही नहीं है, काम का नहीं है तुम्हारे। वो तो लिखोगे ना, एग्जाम्पल है वो तो। बस दिल्ली में एक जगह है चांदनी चौक, पहले वहाँ घूम के आओ। क्या हो गया? इन दोनों को क्या मिल गया? नहीं मिल रही दवाई, आउट ऑफ स्टॉक है। ये लोग 2 दिन की छुट्टी में देख के आए। क्या? चलो, टॉपिक का नाम लिखो टॉर्क। टॉर्क अब ये इस चैप्टर का सेकंड सेक्शन, मतलब कई सेक्शंस हैं, उनमें से एक नया सेक्शन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। नया सेक्शन स्टार्ट कर रहा है टॉर्क। डिनोटेड बाय टाउ। टाउ से डिनोट करते हैं इसे बच्चों, ये ताऊ नहीं है, टाउ है, ठीक है। ताऊ मत बोलना, टाउ, इट्स टाउ। ठीक है। क्यों देख अभी भी ताऊ बोल रही है। अरे टाओ टाओ, बैठे बैठे ताऊ ताऊ कर रही हो। इट्स नॉट ताओ, इट्स टाओ, ठीक है। पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं, फिर कुछ कहानियाँ शुरू करते हैं। पहले ये होता क्या है, इसका एक और नाम लिखो, मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स। जैसे लीनियर बॉडीज में फोर्स हुआ करता था ना, वैसे ही रोटेटिंग बॉडी में देखो आपने क्या पढ़ा, मास की जगह क्या था?
मोमेंट ऑफ मास, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोला अपन ने। वैसे ही फोर्स की जगह क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स। यहाँ पर मोमेंट ऑफ फोर्स काम करेगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला समझते हैं, फिर इसका प्रैक्टिकल भी करवाते हैं अभी किसी बालक से, ठीक है। चल हाँ, तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। यहाँ पर आर होता है बच्चों परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर के फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब फोर्स के हमेशा ये डिस्टेंस कैसी होगी, परपेंडिकुलर ही होगी, तो ही काम का मतलब किसी काम का नहीं। दूसरी बात ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, दिख रहा है, मतलब अगर मुझे इसको सॉल्व करना होगा तो कैसे निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करके, जो वेक्टर में सीखा था हम लोगों ने। आता है ना क्रॉस प्रोडक्ट करना सबको, अरे वाह सब अच्छे, गुड। यूनिट बनाते बच्चों इसकी, देखो इट इज़ फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, टॉर्क की यूनिट अगर मैं बात करता हूँ बच्चों, यूनिट क्या बन जाएगी, टॉर्क इज इक्वल टू न्यूटन इंटू मीटर बोल सकते हैं। याद करो ये न्यूटन इंटू मीटर ही क्या हुआ करता था, जूल बोल सकते हैं, लिखो। लिख लिया, अब इसको काटो, अब इसको काटो, जानबूझ के काटना है, ध्यान रखना, जानबूझ के कटवाया मैंने बेटा। यूनिट वाइज तो डायमेंशन वाइज आप दोनों को सेम बोल सकते हो, बट ध्यान रखना इसकी यूनिट कभी जूल मत बोलना, इसकी यूनिट हमेशा क्या रहेगी, न्यूटन इंटू मीटर। रीज़न समझ लो, फिलहाल मैं आपको यही बता सकता हूँ, वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी और टॉर्क कैसा है, एक वेक्टर क्वांटिटी। आप इसमें रीज़न समझ लो फिलहाल, बाकी बेटा ये जूल नहीं होता है, जूल प्रॉपरली वर्क के लिए यूज़ किया हुआ यूनिट है, ठीक है। जूल प्रॉपरली हमने किसके लिए यूज़ किया, यूनिट वर्क के लिए, तो इसकी यूनिट हमेशा क्या रहेगी, न्यूटन इंटू मीटर। बोलो बात समझ आई। अब थोड़ा इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। आपके बॉटल में हुक था ना पहले, वो धागे वाली बॉटल थी ना, इसमें धागा, हाँ देना देना, हाँ परिचित, आ जाओ, तुमसे करवाते हैं एक्सपेरिमेंट, तुमसे करवाए ना बेटा। कैमरे में देखकर ज़रा इसको यहाँ से उठा के दिखाओ, बॉटल फूट जाए तो टेंशन थोड़ी, वैसे काफ़ी दमदार बच्चा ही है, उठा लेगा मुझे पूरी उम्मीद है। अरे क्या हुआ, हाँ मैं लेके जा रहा हूँ इसको, हाँ हाँ आराम से, आगे मत लाओ उसको, बिल्कुल पीछे से पॉइंट से पकड़ना बस, हाँ ठीक है। वैसे इसके हाथ नहीं काँप रहे हैं, आप सबको दिख रहा है, क्या हो गया ये, ठीक है सब, क्या हो रहा है। अच्छा मैं इसको अगर और आगे बढ़ा दूँ तो पता है क्या होगा, कंफर्म ये इसके हाथ से गिर जाएगी, ये छूट जाएगा, इसकी हालत ख़राब है, अब पूरी तरीके से हालत ख़राब है, देखो दिख रहा है, लगी थोड़ी, चलो समझ आया। अच्छा किसी और को देखना है एक्सपेरिमेंट, आ जाओ एक बार आपको भी करवा के दिखाते हैं, आ जाओ आ जाओ, एक और बालक को दिखाते हैं एक्सपेरिमेंट, ये यहाँ से उठा ले वही बहुत बड़ी बात है, हाँ ठीक है, नॉर्मल है, बॉटल नहीं फूटनी चाहिए, 500 रुपये लेना अगर बॉटल फूट गए तो, ठीक है। इसने अभी तक हिम्मत बना रखी है, ठीक है, और ये लास्ट वन, और मेरे को पता है अब इसका कहानी ख़त्म है, इससे कंट्रोल ही नहीं हो रहा, क्या हो गया क्यों बेटा, मैंने क्या मास बढ़ा दिया क्या पार्टिकल का, मास तो नहीं बढ़ाया, बॉटल का मास तो वही था, फिर ऐसा क्यों हुआ कि इसको कभी भारी लग रहा है कभी हल्का लग रहा है। हाँ यार तो ये कब पढ़ लिया, मास डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, कब से पढ़ा, सेंट्रीपिटल फोर्स,
क्या हो गया, ये क्या क्या बताए जा रहे हो, मुझे तो कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें समझ नहीं आ रही। अच्छा कभी सोचा है गेट में हैंडल कॉर्नर में क्यों लगाते हैं? गेट में हैंडल कॉर्नर में क्यों लगाते हैं? आज एक काम करना, अपने घर के गेट में जाना और बिल्कुल जहाँ से सपोर्ट हो ना वहाँ से उसको बंद करने की कोशिश करना, ऐसे मज़ा आ जाएगा। बिल्कुल कॉर्नर से, जहाँ से गेट लास्ट होता है ना, वहाँ से हिंज सपोर्ट जहाँ पर होता है वहाँ से ऐसे बंद करने की कोशिश करना, मज़ा आएगा, करके देखना एक बार। ऐसा नहीं है कि बंद नहीं होगा, बिल्कुल बंद होगा, पर ये हो क्या रहा है उसमें। इसको बचपन में किसी ने सिखा दिया होगा कैसे उंगली आ जाती है दरवाजे से दूर रखना, बस उस दिन से इसके यही समझ मारी, उंगली आ जाएगी तल उंगली, ये बैल। चल आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। तो बेटा ये टॉर्क एक्चुअली में क्या होता है, ये डिस्टेंस डिपेंडिंग फोर्स है, डिस्टेंस डिपेंडिंग। आप देखो जैसे जैसे मैंने आर की वैल्यू बढ़ाई थी वहाँ पर, जैसे जैसे आर की वैल्यू में बढ़ाता गया था, ठीक है, वैसे वैसे क्या हुआ, मुझे फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ गया, ठीक है, कंट्रोल करने के लिए। और इसी का उल्टा अगर मैं बोलूँ कि मैं आपसे बोलूँ बच्चों यहाँ पर एक स्क्रू लगा है जिसको मैं हाथ से खोलना चाहता हूँ, खोल पाऊँगा क्या? नहीं खोल पाऊँगा। और अगर मैं उसको स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से कोशिश करूँ तो क्यों? कभी ट्रक वालों को व्हील्स खोलते हुए देखा आपने? वो लोग क्या करते हैं, ऐसा ऐसा डिवाइस होता है उनके पास, हाँ ऐसा डिवाइस होता है, और ये ट्रक के व्हील में अटैच करते हैं, हाथ से नहीं घुमाते, इस पर खड़े हो जाते हैं, हाँ इस पर खड़े हो जाते हैं, ये फंस के और इस पर खड़े होकर ऐसे लात मार मार के घुमाते हैं इसको, इतना टाइटली पैक्ड होता है वो, ठीक है। और उसको हाथ से सोचो ना आप तो भूल जाओ। किया क्या उसने, देखो फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जितना ज़्यादा हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ाएंगे उतना कम फोर्स मुझे लगेगा उसको खोलने में, ठीक है। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? आर अगर बढ़ा दो, देखो एक्चुअली में किसी भी चीज़ को रोटेट करने के लिए टॉर्क कांस्टेंट है, आप ये मान के चलो। आर अगर मैंने बढ़ा दिया तो एफ कम लगाना पड़ेगा, और अगर एफ बड़ा ज़्यादा रखना है तो आर कम लगा लो। तो देखो वही किया अपने गेट में, डिस्टेंस कम रखी तो मुझे फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ा। आ गई बात समझ में? हाँ के ना? बोलो क्लियर है? डन। तो इसके कुछ आसान आसान से क्वेश्चंस देखें। याद करो जब मैंने एनएलएम पढ़ाया था तब मैंने कुछ बताया था आप लोगों को। एनएलएम में इक्विलिब्रियम के कंडीशंस क्या थे? अच्छा एक बात बताओ, कोई एक बॉडी है उस पर अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्सेस लग रहे हैं, क्या होगा? मूव नहीं करेगी? पक्का भरोसा है मेरी बात पे? अच्छा अड़िग रहोगे अपने बात पे, पलटोगे तो नहीं? पलटी तो नहीं मारोगे? मैं इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाने वाला हूँ, मैं इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाने वाला हूँ, पक्का? चल ये एक रॉड है बच्चों मेरे पास, मैं इस पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहा हूँ, क्यों बेटा? इक्वल एंड अपोजिट ही तो लग रहा है, देखो वाई डायरेक्शन में तो है, नेट फोर्स 0 है, वाई डायरेक्शन में ही तो फोर्स लग रहा है, दैट इज नेट फोर्स इज 0। फिर मतलब ये बात समझ आ रहा है कि फोर्स 0 होने के बावजूद भी उसका मोशन पॉसिबल है। इसलिए मैंने वहाँ पर 3 सिचुएशंस लिखवाई थी, आप लोगों को याद करो। 2 वहाँ पढ़ी थी हम लोगों ने, मैंने बोला था तीसरे के बारे में बाद में बात करूँगा। समीशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समीशन एफ वाई इक्वल टू 0, आपने ये 2 पढ़ी थी। तीसरा याद करो, समीशन टॉर्क इक्वल टू 0, जो मैंने उस वक्त बोला था आपको, ठीक है ना। तो ये भी होना ज़रूरी है, तभी बॉडी रेस्ट में होगी, वरना बॉडी हो सकता है घूम रही हो। फोर्स तो 0 था, देखो आपके सामने फोर्स 0 है, समीशन एफ वाई 0 है, बट फिर भी बॉडी क्या इक्विलिब्रियम में है क्या? नहीं। आ गई बात समझ में? हाँ या ना? चल अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं 2 खास मित्रों का, लाइक अपरिचित और अंजलि, ठीक है। ये दोनों खास मित्र क्लास के बाद गए पार्क में सीसो पे झूलने। सीसो जानते हो ना? सीसो पता है ना? तुम तो झूले हो, तुम्हें क्यों नहीं पता होगा, ठीक है। सीसो पे दोनों झूल रहे थे। यार मित्र बदलने पड़ेंगे, कोई हैवी चाहिए। चलो अपरिचित और सारांश, ये दोनों मित्र खास मित्र
सीसो पे घूमने झूलने गए, ठीक है। एक क्वेश्चन ले रहा हूँ एग्जाम्पल, क्वेश्चन के फॉर्म में उठाते हैं इसको डायरेक्ट। तो सीसो कुछ ऐसा ही दिखता है, आप लोगों को अगर याद हो, मैं प्रॉपर तो डायग्राम बनाऊंगा नहीं बिकॉज आई एम नॉट MF हुसैन। सस्ता वाला सीसो मान लो जिसमें ये मासलेस है, ठीक है, मासलेस है, प्लैंक वगैरह सब मासलेस है। और ये लोग क्या है कि मतलब आपको पता होगा सर्कस वाली हरकतें करते हैं, तो ये लोग बैठे नहीं थे, इस पर चल रहे थे, ठीक है, चल रहे थे। लेट अस सपोज यहाँ पर अपरिचित था, अपरिचित का मास कितना बेटा, कितना मास है, 20, कितना, 15, 15 ना, चलो 50 kg मान लिया, ठीक है, 50 kg मास मान लिया, वैसे है नहीं 15 है, चलो 50 kg। और बेटा ये यहाँ से इससे इसकी डिस्टेंस थी 1 मीटर, 1 मीटर की डिस्टेंस पे खड़ा था, ठीक है, 1 मीटर की डिस्टेंस पे खड़ा था। फिर यहाँ पर कहीं पे रैंडमली सारांश खड़ा हो गया। सारांश क्या मास है अपना, 100 मान लेते हैं, आसान हो जाएगा क्वेश्चन, है नहीं, मान लेते हैं 100 kg मान लिया। तो सारांश किस डिस्टेंस पे खड़ा हो कि ये प्लैंक एक फिक्स वैल्यू पे खड़ी रहे, मतलब ना तो इधर मूव करे ना इधर मूव करे, ठीक है। तो देखो 1 सेकंड में आप लोगों के दिमाग में क्लिक हो गया, यानी टॉर्क एक्चुअली में हम सबको पहले से आता है, आप ये बात जानते हो, बस हमने कभी पढ़ा नहीं। आप लोगों ने आंसर बिल्कुल सही बताया 0.5। आप ज़रा देखो फिजिक्स में सॉल्व कैसे करते हैं, तब रोओगे, ठीक है, दिमाग में सॉल्व कर दिया तुरंत और फिजिक्स में सॉल्व करने में रोओगे। देखो यहाँ पर 2 फोर्सेज लग रहे हैं, एक फोर्स तो ये लग रहा है नीचू की तरफ FA, है ना, कितना लग रहा है बच्चों, 500 न्यूटन, बोलो हाँ या ना। एक फोर्स इधर लग रहा है नीचू की तरफ FS, कितना, 1000 न्यूटन। और एक फोर्स यहाँ भी तो लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन, इसको कैसे भूल गए, किधर लगना चाहिए बेटा, इन बॉडीज़ का नॉर्मल रिएक्शन नहीं देख रहा मैं, वो तो प्लैंक के रेस्पेक्ट में, मैं तो फिलहाल ये बोल रहा हूँ सीसो भी तो इस पर रखा हुआ है। तो मेरे आपसे 2 आसान से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कि इसका डिस्टेंस D क्या होगा, जो आप लोगों ने मुझे बड़े आसानी से बता दिया सर इतना, बिल्कुल सही आंसर भी, दैट इज़ 0.5 करेक्ट आंसर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, तो देखो दोनों सॉल्व करते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो देखो आपको इसका टेक्निक सिखाऊं कैसे सॉल्व करना। हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन पे रखना अपना थंब रख दो, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे रख दिया, मान लेते यहाँ रख दिया मैंने। अब देखो वो फोर्स, जो भी फोर्स लग रहा है वो आपको किस तरफ खींच के ले जा रहा है, किस तरफ मूव करवा रहा है, नीचे की तरफ मूव करवा रहा है। अगर मैं इस फोर्स को देखूँ तो नीचे की तरफ मूव करा रहा है, दैट इज़ क्लॉकवाइज। अब आपके हाथ में है चाहे तो क्लॉकवाइज चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज, किसी को भी पॉजिटिव किसी को भी नेगेटिव मान लो। तो बोलो किसको पॉजिटिव मानो, क्लॉकवाइज को मान लो। तो लेट अस सपोज क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव, ठीक है। तो अब देखो कितना फोर्स लग रहा था बच्चों, 1000 न्यूटन, पर मुझे तो चाहिए था टॉर्क। तो 1000 इंटू डिस्टेंस कितनी है इसकी, फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस D, तो 1000 इंटू D, पॉजिटिव क्लॉकवाइज को लिया था। अब दूसरा देखो, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पे थंब रखा, कहाँ ले जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज ले जा रहा है, हाँ या ना। तो यानी कि माइनस का फोर्स कितना, 500 इंटू डिस्टेंस कितनी है उसकी 1 मीटर, इज इक्वल टू, अपन क्या चाहते हैं, रेस्ट में रहे सिस्टम, यानी समीशन टॉर्क क्या चाहते हैं 0। तो ये कितना हो जाएगा 0। यहाँ से सॉल्व करके आप D निकाल लो, कितना आ जाएगा, चाहो तो निकाल लेना, 500 डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है, 0.5। बोलो समझ आया कि नहीं आया, पक्का क्लियर है। अब नॉर्मल रिएक्शन निकालें, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पक्का। नॉर्मल रिएक्शन निकालने का वही पुराना मेथड जो आज तक चलता हुआ है, समीशन FY इक्वल टू 0। ये ऐसा थोड़ी हो रहा है सीसो ऊपर उड़ के जा रहा है या नीचे जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है ऐसा, समीशन FY मस्ट बी इक्वल टू 0।
तो ये कितना आ गया बच्चों, एफ ए प्लस एफ एस, दो फोर्स तो ऊपर लग रहे थे, सॉरी नीचे लग रहे थे, और एक फोर्स लग रहा था ऊपर की तरफ, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। बस इन दोनों का सम निकाल लो और एन कितना आ जाएगा आपके पास, 1500 न्यूटन। बोलो समझ आया कि नहीं आया? पक्का? ये समझ आया क्यों लिखा मैंने, नीचे लगने वाला फोर्स ऊपर लगने वाला फोर्स के बराबर है। ठीक है, डन। आ गया परिचित समझ में? जब झूल रहे थे तब आया था समझ में, अब आया। मैंने आज की क्लास में वैसे यहीं तक पढ़ाने के लिए सोचा था, पर अब टाइम है तो हाँ हाँ चिंता मत करो, तो आगे पढ़ाएंगे ना, क्या दिक्कत है। छाप लिया? लिखो, a body is rotating, a body is rotating, question, a body is rotating about origin due to a force F is equal to 2i cap plus 3j cap minus 4k cap Newton, which is acting at 1,2,1 meter. Find torque. चलो आज एचसी वर्मा के क्वेश्चन करवा देते हैं आप लोगों को। सॉल्व करो इसको ना।
कह रही है? क्या कह रहे हो? नहीं बेटा, उसके पीछे कोई दूसरा फैक्टर काम करता है। नहीं मारता ना? मारता। करने टेस्टी वाले क्वेश्चंस। पता नहीं, मुझे चेक करना पड़ा। मैग्नीट्यूड किसने पूछा है? टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैंने तो वेक्टर फॉर्म में पूछा है ना। मैग्नीट्यूड क्यों बता रहे हो? बच्चों का बैड लक है कि वो वेक्टर वाली कॉपी भर चुकी पहले ही। अब क्या करें? अब वेक्टर वाली कॉपी पहले ही भर चुकी है, अब क्या करें बच्चे? है? हाँ। इतनी देर से दिमाग क्यों नहीं आया? देख लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करते हैं। अब बस, तो और क्या करना है? हो सकता है सही हो आपका आंसर। क्या? अरे डॉट क्यों निकालोगे बेवकूफ़? टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ है। सही से बताओ, फोर्थ क्लास पास होने के लिए कितना डोनेशन दिया था? क्या? दया खा के पास कर दिया था? चलो, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिख रहे हैं मुझे। मज़ा आएगा। चलो फटाफट करो, इसको हो गया। कुछ नहीं करना था बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना था। देखो आपको यहाँ पर आर भी दे रखा था और एफ भी दे रखा था, ठीक है। बस क्रॉस प्रोडक्ट करते और आंसर हटा दूँ ये सब। देखो आर कितना दे रखा है आपको? 1,2,1 दिया था शायद मैंने, है ना? उसको आप लोग क्या लिख सकते हो? आई कैप प्लस जे कैप प्लस, देखो 2 लिखा हुआ है, ठीक है। और एफ कितना दे रखा है? अच्छा मैंने ये क्यों लिखा? क्योंकि वो ऑरिजन के अबाउट घूम रहा है, ध्यान रखना। ऑरिजन नहीं होता तो प्रॉब्लम होती। सेकंड, एफ कितना दे रखा है मुझे? 2i टोपला प्लस 3j टोपला माइनस 4k टोपला, ये दिया हुआ है। टॉर्क कैसे निकालते हैं? टॉर्क इज इक्वल टू आल तलॉच एफ, यही पद है, याद है ना क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करने का तरीका? आई टोपला जे टोपला के टोपला। सबसे पहले कौन है? आर, ये लिख दो 1 2 1, फिर 2 3 माइनस 4, याद है? फिर कैसे सॉल्व करते थे, याद है? याद है? नहीं है याद? अरे मेरे को पता ही नहीं है याद। चलो चलो देखो, सबसे पहले लिखते हैं आई टोपला, ठीक है। आई टोपला
इस लाइन को भी काटो, जिसमें आई दिख रहा है वो दोनों रो कॉलम काट दो। ये भी काट दिया, ये भी काट दिया, क्या बच रहा है? हाँ वही 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 आता है ना, कैसे करते मल्टीप्लाई? यही तो चाहिए होता है मुझे। देखो जैसे कॉपी में हमारे काटा जाता है ना क्वेश्चन, ऐसे फिर ऐसे, हाँ वही वही करना है। तो 2 4 जा -8, तो -8 माइनस 3 1 जा 3, तो बोलो मैं लिख दूँ डायरेक्ट -8 -3। बात समझ आई? जे के पहले हमेशा माइनस लगता ही लगता है, तो जे टोपला, इसको काटा इसको काटा, क्या बचा? -4 और -2, 2 1 जा 2, डन। अगला फिर लिखते हैं प्लस के टोपला, ये काटा ये काटा, क्या बचा? 3 -4, बैल बुद्धि। यही करना पड़ेगा तुम्हें भी आगे भविष्य में, ठीक है? अच्छा नहीं बोल रहा, मैं तो रद्दी बेचूंगा। -11 आई कैप प्लस 6 जे टोपला माइनस के टोपला, न्यूटन इंटू मीटर। आंसर तो क्या बता दिया था आंसर? क्रॉस पे देखता आता है तलम में। कभी कभी लगता नहीं है कि हम लोग जनगणना के सिवा किस काम के हैं? फील नहीं आता? सिर्फ भारत में जनगणना के काम आ रहे हैं, इसके अलावा किसी काम के नहीं है? नहीं आता ऐसा फील? अब बेटा आप तो बड़े बड़े बाल रखा करो, बड़े बाल रखा करो, बाल बड़े रखा करो। हाँ ज़रूरी भी है ना, वो क्या खाली दिमाग बैलेंस करने काम आता है वो। और टॉर्क लग जाएगा ना गर्दन का, वो ऐसे हो जाएगी गर्दन, ठीक है? तो खाली दिमाग बैलेंस करने काम रहेगा वो। नहीं अभी जैसे आगे से खाली है बाल, वैसे चक्कर है ना कि मतलब ऐसे आगे फेस वाला पार्ट तो आगे की तरफ टॉर्क लगाएगा, पीछे बाल नहीं रहे तो फिर ऐसे गर्दन नीचे नहीं आ जाएगी, इसलिए। तो क्या खाली दिमाग को पीछे से बैलेंस करता है टॉर्क से। बोल रही सर नी गार्ड पहनती तो हूँ। नी गार्ड होता ना घुटने पे, अरे बुढ़ापे में पहनते हैं, घुटने दर्द ना हो। बायो की क्लास नहीं है आज? है? ओके ओके बच्चों, बायो की क्लास यहीं पर होगी। कौन है बायो का? प्रीतिका ही है, हाँ। बायो की क्लास यहीं पे होगी, इसी लिंक पे होगी, ठीक है? डन हो गया। अगला क्वेश्चन दूं? और कितना खुश हो गया, मैं बाल बड़ी रखती हूँ तले। हाँ बेटा फिर ऐसे चलना क्लास में, गर्दन हमेशा नीचे रहेगी। चलो आज मेरा ज़्यादा रोस्टिंग का मूड नहीं है, आके चलते हैं। लिखो क्वेश्चन, हाँ सिमिलर क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ जैसा मैंने करवाया था आप लोगों को, उसी टाइप का है। चलो दूसरा ही देता हूँ, हटाओ। मस्त क्वेश्चन है, लिखो। अ यूनिफॉर्म लैडर ऑफ मास 10 kg leans against a smooth vertical wall making an angle 53 degree with it. Making an angle 53 degree with it. IT.
53। बेटा एक बात बताओ, कान का मेन फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ईयर्स? सुनना नहीं होता है, बैलेंस करना। फिर तो आप तो चलते चलते गिर जाते होगे, आवाज़ नहीं आती ना, कान है ही नहीं। चलो एक्चुअली हम बैलेंसिंग हम सीखते उसकी वजह से है, बैलेंसिंग सीखते ही कान की वजह से। और चीज़ें बताता हूँ, जैसे कुछ नॉर्मल छोटी मोटी चीज़ें तो कभी ऑब्जर्व नहीं की होगी। जैसे जो आदमी बचपन से सुन नहीं सकता वो कभी बोल भी नहीं पाएगा, ऑटोमेटिकली वो डम वो हो जाएगा, क्योंकि उसने कभी सुना ही नहीं तो कैसे बोलेगा। और जो लोग जिन लोगों की आंखें नहीं होती जन्म से, उनको सपने में सिर्फ आवाज़ें सुनाई देती है, तो विजुअल्स नहीं दिखते उन्हें सिर्फ आवाज़ के सपने आते हैं, विजुअल्स, क्योंकि उन्होंने विजुअल्स देखा ही नहीं ना कभी। उन्हें कोई विजुअल्स नहीं दिखता सपने में। जैसे आप लोगों ने कई बार अननोन चेहरे देखे होंगे, अननोन फेसेस, वो आपके लिए रियल में वो अननोन नहीं होते, वो रियल में अननोन नहीं होते। वो कभी ना कभी किसी भीड़ में आपने उस शक्ल को देखा होता है, बट हमारे ब्रेन को लगता है कि ये डेटा हमारे काम का नहीं है, तो उसको डिलीट कर देता है। बट वो किसी न्यूरॉन में अगर सेव रहता है तो वो डेटा सडनली हमारे सपने में हमारे सामने आ जाता है, इसलिए वो चेहरा दिख जाता है। तो आपने कहीं ना कहीं रियल में उस चेहरे को देखा होता है। बेटा चश्मा लगा के देखा करो, आज से चश्मा लगा के सोना। कब से ब्लर होने लग गए सपने? चश्मा लगा के सोया करो। आप आज डॉक्टर को दिखाना, मतलब आई स्पेशलिस्ट को बोलना सर नींद में मेरी आंखें कमज़ोर है, ठीक है? तो वो भी आपको दवाई देगा, बोला पूरी रात धूप में बैठ जाना, सही हो जाओगे। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन लिखें। नहीं लिखना तो ये क्या होता है? द अदर एंड रेस्ट विद इट, फिर आगे लिखो द अदर एंड रेस्ट्स ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल फ्लो find the normal force and the frictional force, find the normal force and the frictional force that the floor exert on the ladder. जैसे क्वेश्चन लिख लिया, काम खत्म, सरेंडर, आगे तो करना ही नहीं है हमें। मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं करवाऊंगा, कल करवाऊंगा, आज करो, दिमाग दौड़ाओ। डायग्राम दे देता हूँ, बाकी सब चीज़ें बना देता हूँ, डायग्राम वगैरह हिंट दे देता हूँ, ट्राई करो आप लोग। आंसर्स भी बता दूंगा अभी, मैंने वेट वगैरह दे रखा ना, ठीक है। आपको पता है 4-5 महीने बाद आप लोग 12th क्लास में आ जाओगे, लग रहा है ऐसा?
मुझे तो बाद में लगना चाहिए, पहले आप लोगों को तो लगे कम से कम। ईमानदारी से बताओ, थर्ड फोर्थ क्लास से ज़्यादा फीलिंग आई है कभी? आई है कभी थर्ड फोर्थ क्लास से आगे आ गए हैं? तल उतने मेरे पैकों पे पिम पैन तला दिया तल, पता नहीं क्या जीवन। देखो एक तो ये अगर लैडर ग्राउंड पे यहाँ टच करे तो यहाँ नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ भी मिल रहा होगा। किसी को भी नाम दे दो, N1 N2, इसको 1 दे देता हूँ, इसको 2 दे देता हूँ, ठीक है। ये एक्चुअली मैं इधर की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा होगा, नीचे वाला पॉइंट फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा? इस तरफ लग रहा होगा फ्रिक्शन, रोकने के लिए। अच्छा ऊपर तो मैंने क्या बोला, ऊपर भी फ्रिक्शन दिया है क्या मैंने क्वेश्चन में? स्मूथ है ना ऊपर की तरफ, तो ऊपर फ्रिक्शन नहीं है। वेट कहाँ लग रहा होगा? तो वेट तो इसके सेंटर ऑफ मास पे लगेगा। जो mg लग रहा होगा वो कहीं यहाँ लगेगा, सेंटर ऑफ मास पे। ये एंगल आपको 53 डिग्री गिवन है, ठीक है। अब डिस्टेंस कैसे लेना, इस पॉइंट को नाम लेना ए ओ बी, सॉल्व कर लेना, ठीक है। इसमें तीनों कंडीशंस लगाना, कौन कौन सी? समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 एंड समेशन टॉर्क इक्वल टू 0। एफ एक्स इक्वल टू 0 करोगे एक्स डायरेक्शन में कितने फोर्स? एफ इज इक्वल टू N1 अगर ये रेस्ट में, तो ऐसे समीशन एफ वाई इक्वल टू 0, तो वाई डायरेक्शन में देखो कितने फोर्स, एक लग रहा है N2 और नीचे लग रहा है mg। ये दो तो मैं क्यों सॉल्व कर रहा हूँ, करो तुम लोग सॉल्व। एट्टी और 60 के बीच में कहीं पे तुक्के लगा रहे हैं बालक, तुक्के। अरे देखो सुनो क्या कह रही है वो। अरे बस ऐसा नहीं है, मैं मारता नहीं हूँ तो मैं पिटाई कर नहीं सकता।